फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखिए, हम सबसे पहले आपको ऑफलाइन पहले भी हम बता चुके हैं और पहले भी वीडियोस में हम बोल चुके हैं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। समझ रहे हैं ना? हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप एक लग्जीरियस बस में जा रहे हैं तो आप बड़े आराम से पहुँच सकते हैं, और आप अगर क्या कर रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो आपको बहुत कठिनाई होगी। दिल्ली आप पहुंचेंगे लेकिन आपको बहुत समय भी लगेगा और कठिनाई भी होगी। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि फिजिक्स आपको क्या हो, इजिली। मैथ एक तरीके से क्या है, लग्जीरियस बस है। अगर फिजिक्स ये समझा जाए कि आपको दिल्ली पहुंचना है तो मैथ उसमें कैसा काम करेगा, लग्जीरियस बस का काम करेगा। बात समझ रहे हैं? तो मैथ्स के सारे अलजेब्रिक पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन, और उसके साथ आप 11th में हैं, उसके साथ एक नया चीज जुड़ेगा, कैलकुलस। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो फिजिक्स में हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 में, स्केलर एंड वेक्टर। तो आप 9th में भी इसके बारे में जानते हैं कि स्केलर क्या चीज है, वेक्टर क्या चीज है ना? जानते हैं कि नहीं जानते? क्या जानते हैं स्केलर के बारे में? कि ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वहां पे डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। और स्केलर को हम कैसे जोड़ घटा लेते हैं नॉर्मली, जैसा कि आप बचपन से पढ़ रहे हो, 2 + 3 5 होता है, 10 + 5 15 होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए मास है 5 kg + 10 kg 15 kg हो जाए, है ना? 10 घंटे और 12 घंटे 22 घंटे हो जाए। बात समझ में आए? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। और ये जो क्वांटिटीज होती हैं, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये बताइए हमको कि वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं और ये स्केलर से अलग है, समझ रहे हैं ना? स्केलर से अलग है तो इसका जो समेशन होगा ये एज यूजुअल सिंप्लीफाइड मेथड से नहीं होगा जैसे हम करते आते हैं। इसके लिए हमको अलग मेथड सीखना होगा, तो मैं वो आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो फोर्स है ना? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख दें और 2 लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन ये भी लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स ये भी लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है 20 न्यूटन के रिजल्टेंट फोर्स से आगे जा रहा है। 10 10 20 हो गया, सिंपल हो गया। लेकिन अगर इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से भी कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तब इसका आंसर क्या आ जाता है, 0। यानी वेक्टर इतना सिंपल नहीं है। 10 10 को जोड़ने पे 20 भी आ सकता है और 10 10 को जोड़ने पे 0 भी आ सकता है। बात समझे? और वहीं देख लीजिए, अगर हम कोई व्यक्ति इधर भी फोर्स लगा रहा है और इधर भी फोर्स लगा रहा है। अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये चेयर है, इसको आपने रस्सी से बांध दी है, एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, तो खिंचाते खिंचाते चेयर यहाँ पहुंच जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए, एक व्यक्ति इधर फोर्स लगाया, एक व्यक्ति इधर फोर्स लगाया और चेयर कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तो 2 वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर का अमाउंट कितना है, मतलब वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और दोनों वेक्टर आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बात समझ में? तो वेक्टर एडिशन में आपको सिखाने जा रहा हूँ। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे अगर हमने कहा कि कोई वेक्टर है, फोर्स है F, तो इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं एरो, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट। बात समझ में? तो
एससी वर्मा के अकॉर्डिंग इसमें सबसे फंडामेंटल है, वेक्टर को जोड़ने का दो तरीका है। एक तरीका है हेड एंड टेल मेथड और दूसरा तरीका है टेल एंड टेल मेथड। ठीक है, मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं क्या तरीका है। एक तरीका है हेड प्लस टेल मेथड और एक तरीका है टेल प्लस टेल मेथड। हेड प्लस टेल मेथड को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड और टेल एंड टेल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है ए यूनिट का एक वेक्टर है और एक वेक्टर जो है इधर है बी यूनिट का। तो हमको दो तरीके से जोड़ना है इसको। इस तरीके से जोड़ना है, हेड एंड टेल मेथड से जोड़ना है और टेल एंड टेल मेथड से। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिला देंगे। ठीक है, क्या करना है हमको, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हमको मिला देंगे। तो चलिए हमारा मान लीजिए एक वेक्टर है ये ए, बोले सही है ना, डायरेक्शन और साइज सेम है। दूसरा वेक्टर हमारा बी है, अब इसके हेड से इसके टेल को लाके ऐसे मिला दो। बोलो भाई, ऐसे उठा के ऐसे लाके रख दो। ये हो गया हमारा टेल, टेल से हेड एंड टेल मैच कर गया। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी, और हम इसको मिला देंगे, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। ये साइज मैग्नीट्यूड को बताएगा और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। बात समझे। टेल एंड टेल मेथड में हम क्या करेंगे, टेल एंड टेल मेथड में हम एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का टेल मिलाएंगे। अब इसको हम ऐसे लाके यहां रखते हैं, बोलो भाई, तो टेल से टेल मिल गया, सही है। और अब हम यहां क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी कहलाएगा। आप देख लीजिए, टेल एंड टेल मेथड में भी साइज और डायरेक्शन, और हेड एंड टेल मेथड में भी साइज एंड डायरेक्शन, और टेल एंड टेल मेथड में भी साइज और डायरेक्शन सेम आया कि नहीं। बोलो भाई, कोई डाउट है, इजी है। तो ये, हाँ बोलो भैया, वो हेड जरूरी है कि वो बी के नहीं, आप बी के हेड से ए का टेल मिला सकते हो। मिलाएं, देखो बी आप पहले बनाओ। नहीं, ये नहीं भैया, जिसकी अपोजिट साइड बन रही है उसका, जैसे रिजल्टेंट टेल वाले से शुरू होगा, हेड वाले खत्म। तुम ये कहना चाह रहे थे इधर क्यों नहीं होगा ना, नहीं, टेल वाले से शुरू होगा, हेड वाले पे। क्लियर हुआ। यहाँ पे भी जो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे वो यहाँ पे जाते हैं, डायरेक्शन ऐसे ही बनेगा, टेल से शुरू होगा, हेड पे खत्म। बात समझे। और चाहे ए के हेड से बी का टेल मिलाओ, चाहे बी के हेड से ए का टेल मिलाओ। देखो ये भी दिखा दे रहा हूं, जैसे मान लो ये देखिए, ये बी है, ठीक है बेटा। अब बी के हेड से ए का टेल मिला दो, मिला दिया हमने, बोलो सही है ना। अब हमने यहां से देखो, फिर आप देख लो रिजल्टेंट, देख लो साइज और डायरेक्शन, देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। क्लियर हुआ, कोई डाउट। अब ये एक तरीके से हो गया इमेज रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से वेक्टर को हम इस तरीके से चित्र के माध्यम से दिखा सकते, ठीक है। अब अगर हमको कैलकुलेशन करनी है, ठीक, कि भाई वेक्टर ए मान लीजिए 5 यूनिट है, वेक्टर बी मान लीजिए 6 यूनिट है, और इनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है, तो हम कैसे आर आंसर निकाल पाए, ठीक। तो देखिए इसका पूरा मेथड है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मैं पहले भी 1-2 बार आपको समझा चुका हूं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन एक बार और आपको समझा देता हूं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं ऑफलाइन, वो कम से कम ऑनलाइन इसको कर सकते। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बना लीजिए कॉपी पे, ठीक है। इन दो मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से दो वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके समेशन को आप बस ऐसे ग्राफिकली
एक चित्र के माध्यम से दिखा सकते हो। बात समझ में है? अब इनकी वैल्यूज निकालनी, जैसे मैंने कहा कि b बराबर 6 हो जाए, a बराबर 5 हो जाए और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाए, तो आप आंसर कैसे निकालोगे? तो चलो हम एक जनरल कंडीशन लेते हैं। जनरल कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। हम क्या करेंगे, इनको टेल से मिला देंगे। ठीक, टेल से मिलाएंगे तो वेक्टर ए हो गया ये, और वेक्टर बी का टेल यहां ला के रख देंगे, ये हो गया वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कोई जनरल एंगल हम थीटा मानेंगे। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर। अब इस आर की वैल्यू हमको ए और बी के रूप में लानी है। देखिए हमको क्या करना होगा, हम एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। बोले अब अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है। और ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, बी होगा। अब याद करिए, आपको 10th में पढ़ाया गया था, अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल थीटा पता है, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, और आपको बेस बताना है तो होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। बोलो सही है? इसी तरह परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। बोलिए सही बात है? तो अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है हाइपोटेन्यूज है, और हमको बेस बताना है तो हम लिख देंगे बी cos थीटा। सही बात? और अगर हमको परपेंडिकुलर बताना है तो हम लिख देंगे बी sin थीटा। क्लियर है भैया? कोई डाउट? अच्छा, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सही बात है? तो हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, आप क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी कॉस, तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए वेक्टर के नाते हम इसके ऊपर एरो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो बार बार एरो हम नहीं बनाएंगे। आप समझ लीजिएगा कि वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में हम एरो बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इसलिए बार बार हम वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए a प्लस बी का कॉस, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहां बचेगा 2ab कॉस। अब आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और स्क्वायर हम हटा देंगे तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ये आपका फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। क्या समझा? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी एक सवाल आपको बनाया था, उसमें क्या था कि एक वेक्टर ए है 6 यूनिट मान लीजिए, एक वेक्टर बी है 5 यूनिट मान लीजिए, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, देखिए रिजल्टेंट आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर 25,
और 2 ए हो गया 6, बी हो गया 5, cos 60 डिग्री होता है 1/2। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। 2 से 2 खत्म। आपको कितना मिल गया भाई 36, 25 और 30। तो ये हो गया आपका 0, 6, 5, 11, 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9 √91। तो आपका रिजल्टेंट आ गया √91 यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहा हूं, मान लीजिए दोनों वेक्टर फोर्स है तो √91 न्यूटन हो जाएगा। दोनों वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है तो √91 मीटर हो जाएगा। समझ गए? अच्छा ये बताइए, अभी तो हमने r बता दिया कि r का वैल्यू ये होना चाहिए, लेकिन अगर हमको r का डायरेक्शन बताना है तो ठीक है एंगल निकालेंगे। हम क्या मान लेंगे कि एंगल वेक्टर ए से अल्फा एंगल पे है। कितने एंगल पे है अल्फा एंगल पे। तो अल्फा एंगल पे है तो हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है b sin थीटा, बेस क्या है a प्लस बी cos। ये हो गया आपका एंगल अल्फा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको सॉल्व किया √3 आ गया तो आप क्या बोलोगे 60 डिग्री पे। 1/√3 आ गया तो आप क्या बोलोगे 30 डिग्री पे। यहाँ पे आंसर 1 आ गया तो क्या बोलोगे 45। चेक करते हैं इस सवाल में क्या आता है। b की वैल्यू कितनी है 5, sin 60 डिग्री √3/2 डिनोमिनेटर में। a कितना है 6 और b मतलब कितना हो गया 5 और 1/2 तो ऊपर हो गया 5√3/2 और यहाँ हो गया 5, 6 2 12 और 5 17/2। 2 से 2 कट गया, आपका आ गया tan अल्फा बराबर 5√3/17। तो आपको देखिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो आपको 0 दे या 30 दे या 60 दे या 45 दे, नहीं ना मिली। अगर सिर्फ √3 मिलता तो आप लिख देते 60 डिग्री है। तो जब ऐसी कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तो आप लिख दोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5√3/17। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? तो नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। तो देखिए अब इसी चैप्टर में जो है कि पेज नंबर 13 पे एग्जांपल नंबर 2.1 है। और एग्जांपल क्या है आप सुनिए। एग्जांपल है 2 वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड a। 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड a है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। चलिए बेटा सवाल ये है कि 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड a है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमसे कहा जा रहा है कि आप इनका रिजल्टेंट बताइए और आप इनका क्या करिए डायरेक्शन भी बताइए। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला हमें पता है कि r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे a भी a है और b भी a है, दोनों सेम करता है। तो हम लिखेंगे a² प्लस 2a cos थीटा। बोलो भाई समझ में आ रही बात? अब यहां हो गया a² 2a² प्लस 2a² cos थीटा। क्लियर हुआ? और अगर हम 2a² कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस cos थीटा। आप अभी 11th में हैं तो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। 1 प्लस cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा, जैसे आप cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos² θ/2 माइनस 1। आप कहेंगे ये कहां से आ गया? तो अभी आपको 11th मैथ्स में ये पढ़ाया जाएगा। समझ गए? cos थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 2 cos² θ/2 माइनस 1। एज ए फॉर्मूला आप इसको समझ लें।
क्योंकि जब मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी तब ये सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप इसके बदले क्या लिख सकते हो, आप इसके बदले लिख सकते हो 2a² 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो भाई, अब क्या क्या बाहर आ गया, रूट के बाहर 2 भी आ गया, रूट के बाहर a भी आ गया, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बदले cos थीटा बाई 2 भी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कोई डाउट? अब बोलना डायरेक्शन बताइए, तो डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला है, देखिए डायरेक्शन का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है b sin थीटा, तो b sin थीटा की जगह भी लिखाएगा a sin थीटा, बोलो भाई, और a प्लस a cos थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। तो a sin थीटा ऊपर, और नीचे अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो फिर से आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, बोलो भाई, और 1 प्लस cos थीटा को फिर से हम क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, a से a कट गया, ऊपर हो गया sin थीटा, नीचे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए अगर ये थीटा बाई 2 में है तो ये भी थीटा बाई 2 होना चाहिए। तो sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया, ये भी फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, जब आप पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको मिलेगा। बात समझे, तो घबराने की जरूरत नहीं, फिलहाल जो भी चीजें नहीं आ रही हैं आप उसको नोट करते चलिए और एज ए फॉर्मूला उसको याद करते चलिए। बाद में जब मैथ्स की क्लास में लूंगा तो ये सारे फॉर्मूला कैसे डिराइव हुए हैं, कैसे चीजों को सीखा गया है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा को क्या लिखूं बेटा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कट गया, tan अल्फा बराबर। तो बताइए tan अल्फा बराबर क्या आ गया आपके सामने, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो tan थीटा बाई, समझ गए। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा बाई 2। यानी दो वेक्टर अगर एक ही अमाउंट के हैं, दो वेक्टर अगर एक ही अमाउंट के, तो जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा एकदम बीचों बीच से जाएगा। जैसे 60 डिग्री पे है तो 30 से जाएगा, है कि नहीं, 90 डिग्री पे है तो 45 पे जाएगा। क्लियर हुआ। तो एक चीज आज से ये भी ध्यान कर लें कि दो इक्वल वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कहां से आएगा, उनके एकदम मिड से। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए।